Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 6th, chapter 14th, water. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So this is the second part of the chapter water. Till now we have covered where do we get water from. Now we are discussing water cycle. Water cycle, we are starting from activity 2. In water cycle, we are discussing disappearing trick of water. यानी कि पानी जो है वो कैसे डिसअपियर हो जाता है. तो इसके लिए हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की जिसमें लेना होगा हमको दो सिमिलर टाइप ऑफ प्लेट्स और इसमें से वन वी आर गोइंग टू पुट इन सनलाइट एंड द अदर वी आर गोइंग टू पुट अंडर शेड. एक को हम धूप में रखेंगे, दूसरे को हम छाँव में रखेंगे. तो अगर हम इसको ऐसे पानी भरेंगे जैसे कि वो प्लेट से निकलकर बाहर ना आ जाए और उसको हम ऐसे मेजर करके रखना है जैसे यू कैन फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर हमें कैप ऑफ बोतल यानी कि एक बोतल की कैप को उसका नाप बना के हमको उसमें रखना है और पानी पूरा एज तक होना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए. ऐसे में क्या होगा, हम 15 मिनट्स तक एक को धूप में एक प्लेट को छाँव में रख के उसमें पानी डाल के 15 मिनट वेट किए. उसके बाद हम दोनों का कंपेयर करेंगे कि डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या दोनों में से पानी गायब होता जा रहा है. फ्रॉम व्हिच प्लेट डज इट डिसअपियर फास्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट फॉर दिस इवापोरेशन. हमको ये देखना है क्या दोनों प्लेट में से पानी गायब हो रहा है और कौन सा प्लेट का पानी ज़्यादा गायब हो रहा है. तो फिर अगर पानी डिसअपियर कर रहा है तो फिर इस जरूर है उसमें इवापोरेशन हो रहा है. तो इवापोरेशन के लिए तो हमको चाहिए हीट. अगर पानी को हीट दिया जाए, गर्म किया जाए, फिर जाकर पानी इवापोरेट होता है यानी कि गैस बन जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, वेपर बन जाता है. तो फिर इसके लिए हमको हीट चाहिए. तो फिर ये हीट आया कहाँ से. चलिए, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. अगर दिन की बात कहा जाए तो सनलाइट है, हमारी सूरज की किरणें हैं और ये सब आकर सागर, महासागर या फिर रिवर हुआ, लेक हुआ, पॉन्ड हुआ उसके ऊपर गिरता है. तो the fields and the other land areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. सूरज के किरण के कारण इन सारी जगह की सरफेस में से सूरज का किरणें गिरता है और फिर कंटिन्यूसली पानी जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज होता जाता है. तो फिर ये एक कंटिन्यूस फॉर्म है. ऐसा नहीं कि अभी हो गया फिर बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये जब तक सूरज की किरणें चालू है ये कंटिन्यूसली ऐसे वाटर चेंजेस इनटू वेपर, इसे कहते हैं वेपराइजेशन या फिर इवापोरेशन. तो हाउएवर द सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड. अगर ओशन की पानी है तो फिर वो तो सॉल्टी वाटर है. ऐसे में क्या होता है, सॉल्टी वाटर में से सिर्फ वाटर इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है. ठीक है, वो इवापोरेट नहीं होता है, सॉल्ट इवापोरेट नहीं होता है. ये बात आप याद रखें. इन एक्टिविटी 2 Did you find that water also disappeared from the plate kept inside? तो फिर एक्टिविटी 2 में आपने क्या ये देखा कि जो शेड में रखा है यानी कि जो छाँव में रखा, ये तो गई वो प्लेट की बात जो कि धूप में था. हमको पता चल गया कि सूरज की किरणें से पानी इवापोरेट हो रहा है, हीट हो रहा है. तो फिर जो छाँव में है क्या उसका भी पानी इवापोरेट हो रहा है. इसका मतलब डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, क्या सूरज की किरणें इधर भी पहुंच रहा है. यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड. जब तक सूरज धरती पर है यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है तो फिर ऐसे में क्या होगा, एयर जो है वो गर्म होता रहेगा. तो जहाँ पर वो सैड है यानी कि सूरज की किरणें नहीं पहुँच पा रहे, फिर भी जहाँ पर सूरज का किरणें पहुँच रहा है उधर का एयर पास वाला एयर को गर्म ही कर देता है. तो फिर इसी से होके हीट ट्रांसफर होके जो सैड में है, छाँव में है, उसी का पानी भी इवापोरेट हो रहा है. हाँ, वो थोड़ा स्लो रेट में हो रहा है. जो धूप में है प्लेट, उसका पानी जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है उसी रेट से स्लो हो रहा है, पर इवापोरेशन हो रहा है. यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड. क्योंकि दिन में हमारी चारों ओर का एयर गर्म हो जाता है. द वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड.
गर्म हवा जो है ये उतना हीट दे ही देता है ताकि जो छांव में है वो वाटर इवापोरेट हो जाए, यानी कि वेपर बन जाए। दस इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसेस ऑफ वाटर। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूअसली एडेड टू एयर। इसी हिसाब से हम देखें तो जहाँ जहाँ पर भी पानी खुला में पड़ा है, यानी कि पॉन्ड, रिवर, लेक्स, सभी में से इवापोरेशन ऑफ वाटर कहाँ से हो रहा है? सरफेसेस ऑफ वाटर, वाटर की ऊपरी परत से हो रहा है। इसके कारण यानी कि कंटिन्यूअसली इन सब का, जैसे लेक, ओशन, रिवर का पानी वेपर में चेंज हो ही रहा है। और ये सब कहाँ जा रहा है चेंज होकर? एयर को ही जा रहा है। हाउएवर इवापोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। हाँ, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ये आपको दिखेगा नहीं। दिस इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। अगर हम धूप में एक बकेट पानी छोड़ देंगे तो कुछ घंटा बाद देखेंगे, या फिर सुबह छोड़ देंगे तो शाम तक देखेंगे कि उसका कुछ पानी का लेवल कम हो गया है, पर हम ये नहीं देख पाएंगे कि वाटर कैसे इवापोरेट होके वो एयर को ऐड कर रहा है। वो कहाँ जा रहा है? इवापोरेट होके एयर में जा रहा है, वो हम देख नहीं पाएंगे। तो इससे ये पता है कि इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। इन सनलाइट इवापोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। अगर धूप ज़्यादा है, कड़क धूप है, जैसे समर का सीजन है, तो फिर ये इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा फास्टर हो जाता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर इट्स इवापोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। तो ये पानी को अगर चूल्हा में गर्म किया जाए, आग में रखा जाए, तो इवापोरेशन और भी जल्दी होने लगता है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू व्हिच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर? तो फिर अभी तक हमने इवापोरेशन के बारे में पढ़ा। और जैसे अगर आग में रखेंगे तो उसको बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो फिर बॉइलिंग ये जो और भी फास्टर होता है इवापोरेशन। तो और कुछ प्रोसेसेस है क्या जिससे कि वाटर वेपर में चेंज हो जाता है? हाँ बिल्कुल है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो फिर आइए बढ़ते हैं कि प्लांट कैसे वाटर लूज करता है। हमको तो पता है कि वाटर, हमारे प्लांट्स जो है वो पानी पीता है। आप देते हो ना प्लांट को पानी, सुबह सुबह या फिर शाम को, जैसे भी हो। अगर आप नहीं दोगे पानी 7 दिन तक तो कैसे वो मुरझा जाता है? इसका मतलब प्लांट को पानी चाहिए। तो फिर यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। पौधे के बढ़ने के लिए चाहिए हमको पानी। प्लांट्स यूज पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड। तो फिर इसे पानी जो हम देते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज करता है, रिटर्न और उसका खाना बनाने के लिए यूज करता है। फिर रिटर्न सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। फिर कुछ पानी वो अपना शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए डिफरेंट जगह पर रखता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस फ्लावर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर। तो फिर जो एक्सेस वाटर है उसका प्लांट की शरीर का, तो फिर वो इवापोरेट होके एयर को चला जाता है। कैसे चला जाता है? एज वाटर वेपर। तो फिर वाटर वेपर के हिसाब से इसी फॉर्म में वो एयर को चला जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखिए कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर और रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर बाय प्लांट्स into air in the form of water vapor. This is the process is called transpiration. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना एक्सेस वाटर एयर को छोड़ता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। तो फिर जैसे इवापोरेशन में वाटर वेपर होकर एयर को ऐड करता है, ऐसे एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। ये कहाँ होता है? प्लांट में होता है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। गेटिंग टू नो प्लांट्स एक चैप्टर है ना, चैप्टर 7 में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो वाटर ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू से होता है? हमारे स्टोमाटा के थ्रू से होता है। और ये स्टोमाटा कहाँ होता है? हमारा लीव्स में होता है। ठीक है, तो वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब आपको क्लियर है कि वाटर वेपर एयर को एंटर करता है। इसके लिए 2 प्रोसेसेस है। कौन कौन सा? इवापोरेशन, एक तो हो गया इवापोरेशन, दूसरा है ट्रांसपिरेशन। क्लियर? इज इट लॉस्ट फॉर एवर? तो आप क्या सोच रहे हैं, ये जो वाटर वेपर फॉर्म में चला गया एयर को, तो फिर एयर में क्या ये हर दिन के लिए हमेशा के लिए रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि हम ये वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं, मतलब वाटर अपनी डिफरेंट फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह को साइकिल होके जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका फॉर्म जो है वाटर का वो चेंज होता जा रहा है। नो वी गेट इट बैक अगेन। तो इसी इवापोरेशन में जो वाटर वेपर बन गया वो फिर हमको रीबैक हो जाता है। कैसे? एज यू विल सी। चलिए आगे देखते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। तो फिर हम देखते हैं ये बादल। आप देखते हैं कि स्काई में बादल अक्सर तैरते रहते हैं। तो फिर ये बादल है क्या और ये बनते कैसे हैं? अगर इसके अंदर हम घुस जाएं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3 में अगर ये बादल कैसे बनता है। टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक ग्लास लेना है जिसका आधा पानी में डूबा रहेगा और इसका बाहर की ओर आप एक क्लीन क्लॉथ से बाहरी ओर, ग्लास की बाहरी ओर आप साफ कर देंगे और उसमें कुछ आइस डाल देंगे। तो क्या होगा? उसमें आइस डालने के बाद 1-2 मिनट वेट कीजिए, फिर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कुछ तो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर ड्रॉप्स अपीयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर ड्रॉप अपीयर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। ग्लास की बाहरी ओर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स चिपके हुए हैं। तो फिर ये क्यों हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई दिस वाटर ड्रॉप्स अपीयर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों होता है। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर cools the air around it and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass। तो फिर इसमें ये सारी बातें हैं। आपको पता है तब ग्लास में क्या है? कोल्ड वाटर है। तो फिर क्यों? क्योंकि उसमें आइस्ड वाटर है। हमने आइस डाला है तो फिर ये क्लियर है कि जो वाटर है वो बिल्कुल ही ठंडा है। तो इसे ठंडा के कारण इट कूल्स द एयर अराउंड इट, क्योंकि ग्लास में ठंडा पानी है इसीलिए इसे ग्लास को जो भी एयर छू रहा है उसके चारों ओर जो एयर है वो भी कूल हो रहा है। गर्म पानी के ग्लास होता तो चारों ओर का गैस गर्म होता, क्योंकि ये ठंडा पानी है इसीलिए चारों ओर का एयर को वो कर देगा ठंडा। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस। इसके चारों ओर जो वाटर वेपर है वो एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके ग्लास सरफेस में चिपक जाता है। तो वो ग्लास वाटर वेपर कंडेंस होके ग्लास सरफेस में चिपक जाता है। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में ये कंडेंसेशन में हमने ये देखा है। तो फिर आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। दिस इज द ग्लास और इसमें आइस है, ये है वाटर ड्रॉपलेट्स। बाहरी की ओर ऐसे आपको मिलेगा छोटे छोटा वाटर ड्रॉप्स चिपके हुए। ये अक्सर आपने देखे होंगे जब बारिश होता है तो फिर और हम गाड़ी में जा रहे हैं कहाँ पर, तो फिर हम देखेंगे कि गाड़ी के अंदर की ओर, क्योंकि बारिश तो बाहर हो रहा है पर जिस गाड़ी में हम मूव कर रहे हैं उसके अंदर की ओर ग्लास में भी वाटर वेपर्स चिपके रहते हैं कंडेंस होके। तो फिर इससे अंदर की ओर ग्लास धुंधला हो जाता है। तो ड्राइवर महाशय क्या करते हैं? उसको थोड़ा पोंछ लेते हैं तो फिर वो अगेन क्लियर हो जाता है। बारिश तो बाहर हो रहा है तो अंदर की ओर ग्लास में ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा? ये बिकॉज द वेपर इनसाइड कंडेंस। तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फिर जो वाटर गैस बन गया था, वेपर बन गया था बिकॉज ऑफ हीट, नाउ ये कंडेंस होके फिर से वापस आ गया हमारे पास। तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जो वाटर वेपर बन के चला गया था एयर में, अब फिर से वाटर बन के आ गया अर्थ सरफेस पर। क्लियर? तो फिर हाउ डज इट हैपेंस? ये कैसे होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। तो फिर देखिए ये क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होता है। अगर हाउ क्लाउड इज फॉर्म, तो फिर यहाँ से आपको शुरू करके ये देखना है। ये सारे लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ये सारे कवर करते हैं। व्हेन द एयर मूव्स अप, जब एयर ऊपर की ओर मूव करता है क्या होता है? इट गेट्स कूलर एंड कूलर। तो फिर ये
बहुत ही कूल हो जाता है। एयर जब ऊपर मूव करता है एक ऐसा हाइट में, क्या होता है, और ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा ठंडा। अब जब पहाड़ चढ़ते हैं तो फिर पहाड़ के शिखर पर पहुंचने से जितना ही ऊंचाई पर जाते हैं और ठंडी आपको लगता है ना, यही बात तो है। तो एट सफिशिएंट हाइट, अगर आप ऐसी बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाए तो क्या होगा, द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस। तो ऐसे एक ऊंचाई होता है जहाँ पर ये इतना कूल हो जाता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। तो फिर ये वाटर वेपर और वाटर वेपर होके नहीं रहता, ये कंडेंस होके छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं, और छोटे वाटर ड्रॉप्स को क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स। It is these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds। अरे यही तो है क्लाउड। अगर आप क्लाउड के अंदर घुस जाएंगे ना और देखेंगे इसमें क्या है, तो ये कुछ नहीं, बस छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है। It so happens when many droplets of water come together to form large size। तो फिर ये सारे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ये पास में मिल जाते हैं और फिर लार्ज साइज होकर ये बन जाते हैं वाटर ड्रॉप्स। जैसे होता है लिपलेट, ये लेट एलईटी लेट जहाँ लगेगा ना तो फिर इसका मतलब उसका छोटा फॉर्म होता है। जैसे लिपलेट यानी कि एक पूरा पेज नहीं, छोटा सा पेज, वो हो गया लिफलेट। या फिर और भी प्लांटलेट होता है जो कि पूरा प्लांट नहीं, छोटी छोटी बहुत ही छोटा प्लांट, उसको कहते हैं प्लांटलेट। ऐसे ही है ड्रॉपलेट। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, some drops of water become so heavy that they begin to fall। कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अगर देखिए छोटे छोटा बूंदी होगा, बूंदी को आप अगर मिला देंगे तो बड़ा लड्डू बन जाएगा। तो लड्डू ज़्यादा हैवी होगा ना, क्योंकि इतने सारे बूंदी जो मिल गए। तो ऐसे ही ड्रॉपलेट सारे मिलके बड़ा ड्रॉप हो गया, तो फिर उसका वजन बढ़ गया, तो और वो फ्लोट होके क्लाउड बन के एयर में नहीं रह पाएगा। फिर वो क्या होगा, बारिश होके ड्रॉप बन के नीचे गिर जाएगा। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। तो फिर ये जब बरस जाता है, ड्रॉपलेट सारे मिलके ड्रॉप हो जाता है, इसका हेवी वेट होने के कारण ये बारिश होके बरस जाता है, और यही तो होता है रेन। तो फिर रेन यही है, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन स्पेशल कंडीशंस। इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। सिर्फ बारिश ही नहीं, कुछ टाइम में ये हेल भी हो जाता है और स्नो हो जाता है, यानी कि तुषारपात होता है ना। तुषार, ये जो स्नो है ये बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है, पर है तो आइस है ना। तो फिर दस water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as a rain, hail or snow. तो ये हो गया हमारा वाटर साइकिल. कैसे वाटर वेपर की फॉर्म में जाता है एयर को, वाटर इवापोरेट होके ट्रांसपिरेशन में जाता है एयर को. ठीक, फिर एयर में वो क्या करता है, क्लाउड फॉर्म करता है और क्लाउड में ड्रॉपलेट सारे मिलके ड्रॉप बन जाते हैं, बारिश होके फिर ग्राउंड में आ जाते हैं. तो फिर सिर्फ बारिश ही नहीं, कभी कभी स्नो और फिर हेल भी हो जाते हैं. तो फिर ये हो गया हमारा वाटर साइकिल. ठीक है, आइए देखते हैं बैक टू द ओशंस. तो फिर बैक टू ओशन, तो फिर ये पानी कैसे आता है ओशन को. व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ. तो फिर पानी तो आके बरस गया, कहाँ कहाँ पर गिरा, ये आकर अर्थ सरफेस में गिरा. ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशंस. तो फिर हमारे लैंड सरफेसेस जो भी है, हमारे सबसे ज़्यादा नीचे क्या है, किसका लेवल है, वो है ओशन का लेवल. इसीलिए हम जो भी नापते हैं समुद्र की लेवल को हमारे सामने रखते हुए हम समुद्र पत्तन से इतना ऊंचा बोल के नापते हैं, यानी कि सबसे नीचे है ओशन, ऊपर वाला कहाँ क्या है, लैंड सरफेसेस है. तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशंस. दिस हैपेंस इन मैनी वेज. जब भी बारिश होता है वो लैंड में गिरता है, कुछ ओशन में गिरता है, और आफ्टर ऑल ये सारे रेन हुआ, स्नो हुआ, ये आके कहाँ गिरते हैं, सारे आके ओशन को आते हैं. ये गोज बैक टू द ओशन. और कैसे कैसे हिसाब से आते हैं, ये तो बहुत सारे डिफरेंट वेज है. चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं. नाउ इन द माउंटेन्स, स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. Some of the water
that falls on the land as rain also flows in the form of rivers and streams. तो फिर हमारे माउंटेन के ऊपर जो स्नो है या फिर आइस है वो पिघल जाता है तो फिर वाटर हो जाएगा। वो हमारी गंगा नदी, जमुना नदी, ये सारे क्या है, ये माउंटेन की टिप से निकला है तो फिर ऐसे आइस मेल्ट होके इसमें प्रवाहित होता रहता है। तो फाइनली ये फ्लो डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर, पानी या झरनों के रूप में माउंटेन के ऊपर से आइस पिघल के नीचे बहने लगता है, जिसे हम रिवर कहते हैं या झरना कहते हैं। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स। कुछ पानी जो कि लैंड में बारिश के आकार में आता है वो पानी भी जाकर फ्लोज इन द फॉर्म रिवर में जाकर मिल जाता है, स्ट्रीम में, रिवर में मिल जाता है, वो सब रेन वाटर। तो मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और ओशन। तो फिर चाहे माउंटेन से आइस मेल्ट होकर रिवर या झरना निकले या फिर रेन वाटर लैंड में से, हमारी स्थलभाग में से जाकर वो फिर रिवर और स्ट्रीम में मिलते हैं और फाइनली वो रिवर जाकर मिलता है समुंदर को जाकर। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स। तो फिर ये वाटर ऑफ सम रिवर्स जाकर लेक में गिरता है। तो फिर ऐसे ऐसे होके पानी आगे बढ़ता रहता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर जाकर पानी को और पॉन्ड को, लेक को और पॉन्ड को भर लेता है। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। जो रेन वाटर हमारे ग्राउंड पे गिरता है वो ग्राउंड उसको चूस लेता है और फिर क्या होता है, वो सॉइल के नीचे से नीचे तक चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो फिर अगर एक गड्ढा भर जाए, रोड में एक गड्ढा है, वो अगर बारिश के पानी से भर जाए तो कुछ पानी वो ग्राउंड वाटर तक जाकर चला जाएगा और कुछ पानी इवापोरेट भी हो जाता है। सूरज के किरणें से वो पानी कुछ इवापोरेट यानी कि इवापोरेशन हो जाता है। द रेस्ट सिप्स इनटू द ग्राउंड। तो फिर बाकी जो बचा रहता है वो गड्ढे में से पानी जाकर ग्राउंड वाटर को ऐड करता है, नीचे से नीचे जाकर। नीचे पूरा हमारे ग्राउंड वाटर है जहाँ से ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। जो हमारी वेल्स होता है जहाँ से हम पानी निकालते हैं, वो यूज करते हैं। तो फिर वहाँ वो कहाँ से पानी लाता है, ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर से पानी आकर उनका लेवल बढ़ाता है। द ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। तो फिर बहुत सारे अगर हृदों में हम देखें, लेक्स में देखें, तो फिर वो भी कहाँ से अपना पानी निकालते हैं, ग्राउंड वाटर से। तो उनका सोर्स होता है। इट इज ऑल्सो द ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय हैंड पंप और ए ट्यूबवेल। एक छोटा सा ट्यूबवेल जो कि बहुत गहराई से पानी खींचता है, तो फिर वो पानी कहाँ से लाता है, वो भी लाता है ग्राउंड वाटर से। तो अब ग्राउंड वाटर क्या है आपको पता चला। द मोर हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन द एरिया, द डीपर वी नीड टू गो टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इट्स ओरिजिन। तो फिर हम बाहर ऐसे एक ट्यूबवेल रखे हैं, तो फिर इसी ट्यूबवेल बाहर ही तो एक ट्यूबवेल हम रखे हैं जिसका ऐसे हैंडपम्प होता है ना, या फिर हम अगर यहाँ पर हमारे एक ट्यूबवेल है तो फिर ये कहाँ से पानी खींचता है, पूरा ग्राउंड से होकर जहाँ कर ये हो गया हमारा पानी का लेवल, यहाँ से ये पानी खींचता है और जाता है बाहर, फिर हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो फिर ट्यूबवेल के लिए, पर जहाँ बहुत गहरी ट्यूबवेल है, यानी कि जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी बहुत गहराई से आ रहा है, ऐसे में ग्राउंड वाटर लेवल भी डिस्टर्ब हो रहा है और ये बहुत यानी कि दुख होने वाली, हमको चिंतादायक विषय है। पहली wants to share a concern with you in those areas where the land has little or no vegetation। तो फिर पहली उन लोगों के बारे में बहुत चिंतित है कि कुछ लैंड ऐसा है जहाँ पर कुछ भी वेजिटेशन यानी कि श्यामल बनानी, ये सब जंगल, पत्ते, ट्रीज, ये सब कुछ नहीं है और रेन वाटर जो है बहुत जल्दी बह जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। तो रेन वाटर जो है अगर जल्दी बह जाए तो साथ में क्या हमारा लॉस होता है, ये टॉप सॉइल को साथ में बहा ले जाता है।
टॉप सॉइल जो है हमारी वेजिटेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उर्वरा माना जाता है। तो फिर टॉप सॉइल अगर निकल जाए वो पानी के साथ साथ, वो उसको धो ले जाए, तो फिर ये तो बहुत मुश्किल बात हो गया। तो flowing rainwater also takes the top layer of the soil. Away with it, there are few areas where most of the land is covered with concrete. कुछ एरिया ऐसा है जो कंक्रीट से कवर है, यानी कि सीमेंटेड है, यानी कि वहाँ पर अगर पानी गिरे तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. अगर हमारी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे बढ़ेगा? जो रेन वाटर है वो धरती उसको एब्जर्व करना चाहिए, सॉइल उसको एब्जर्व करना चाहिए, वो धीरे धीरे सीपेज होकर जाकर ग्राउंड वाटर में मिलेगा। पर अगर हमारे सरफेस सीमेंटेड है, कंक्रीट है, तो ऐसे में हमारी सॉइल वाटर को एब्जर्व नहीं कर पाएगा, नहीं चूस पाएगा, इसीलिए वो ग्राउंड वाटर में जाकर नहीं मिल पाएगा। तो फिर ऐसे में हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल नहीं बढ़ पाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत क्षतिकारक है। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean. इस हिसाब से हमको ये पता चला कि वाटर जो कि surface of the goes back to the surface of the earth by rain or snow. तो फिर ये सरफेस ऑफ अर्थ रेन हुआ, हेल हुआ, स्नो हुआ, उसी से हमको पानी वापस मिल जाता है जो इवापोरेट होके चला गया था, और वो फाइनली जाकर ओशन में ही डाला जाता है, ओशन में जाकर ही मिल जाता है। दिस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर। तो फिर ओशन से होके पानी वेपर बन के द सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, अर्थ सरफेस से होके वेपर बन के पानी ओशन की सरफेस से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एयर को चला जाता है। रिटर्न एज राउंड, हमारी ओशन से पानी चला गया एयर को वेपर बन के, फिर रिटर्न आ गया हमारी अर्थ सरफेस को। कैसे? बारिश बन के, हेल बन के, या फिर स्नो बन के, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन। तो फिर आकर ओशन में ही अपना हाथ मिला लिया। इसी सर्कुलेशन, यानी कि ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ये हो गया हमारा वाटर सरफेस, उसी से वेपर बन के ऊपर चला गया, फिर ऊपर से बारिश बन के ये फिर नीचे आ गया। तो ऊपर नीचे ये पानी होता रहता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज अ वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर, मतलब कैसे मैनर? जिस तरफ से वो जा रहा है इस तरफ से वो आ रहा है, एक साइकिल ही तो बन रहा है। तो फिर साइकिल मतलब जो गया वही फिर लौट आएगा, तो ये कहते हैं साइक्लिकल। तो फिर इसको कहते हैं सर्कुलेशन, यानी कि गया आया उसका वो जाना आना लगा रहता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। और कौन ऐसा सर्कुलेट कर रहा है? वाटर। कहाँ से कहाँ तक? हमारी वाटर सरफेस से एयर को, एयर से धरती को, धरती से लैंड को, लैंड से पानी को, ऐसे होके ये सर्कुलेट कर रहा है इन तीनों के बीच। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। इसी की वजह से हमारे पानी का लेवल जो है ये मेंटेन होके रहता है, क्योंकि जो पानी से गया वो फिर बारिश बन के आ गया, तो फिर ऐसे होके हमारा वाटर लेवल मेंटेन होके रहता है। होप यू एंजॉयड दिस। व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अगर ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, और अगर पानी नहीं होगा, बारिश बिल्कुल नहीं होगा, तब क्या होगा। पर ये हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 2 में सिर्फ इतना ही। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू। With this we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.